उस भयानक रात रूपगंज के 3 दोस्त रवि, अनिकेत और प्रणव गांव के बरगद के घने पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हर शाम की तरह बिजली गुल हो चुकी थी और चारों तरफ गहरा अंधेरा पसरा था। यार ये क्या मजाक है। जैसे ही शाम होती है बिजली गुल। रोज का नाटक है। हाँ, एकदम सही। लेकिन विशाल चाचा अभी तक नहीं आए। उनके बिना तो महफिल अधूरी है। उनकी कहानियों के बिना तो ये शाम फीकी लगती है। क्या कहानियां, वो सब सच्ची घटनाएं हैं। छोड़ यार, मुझे तो नहीं लगता वो सब सच्ची होती हैं। शायद तुम इसलिए नहीं मानते क्योंकि तुमने कभी देखा नहीं। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। जो आंखों के सामने है बस वही सच है। तीनों दोस्त बहस कर ही रहे थे कि तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां आ पहुंचा। उसकी चाल में अनुभव की दृढ़ता थी और आंखों में गहरा ज्ञान छलकता था। क्या हाल है बच्चों? आज फिर बिजली गुल हो गई। विशाल चाचा, आप आ गए। इस बिजली की क्या कहें, चलिए छोड़िए, बैठिए। हम आपकी ही बातें कर रहे थे। हमें लगा आज आप नहीं आओगे। आप नहीं आते तो हमारी गपशप अधूरी रह जाती है। मैं तुम लोगों से उम्र में बड़ा हो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे जवान लड़कों के साथ बैठकर गपशप करने में मजा ही अलग है। उन बूढ़ों के साथ बैठकर दूसरों की बुराई करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये लीजिए चाचा, गर्मा गर्म गुड़ और मूंगफली। वाह, इस सुहानी शाम में गर्मा गर्म गुड़ और मूंगफली, बहुत बढ़िया। सही कह रहा है, पर जो भी कहो, इस अंधेरे में गर्मा गर्म गुड़ और मूंगफली खाते हुए गपशप का मजा ही कुछ और है। तो बच्चों, आज मेरे जीवन की कौन सी घटना सुनना चाहते हो? तुम लोग शायद सोचते होगे कि मैं तुम्हें जो घटनाएं सुनाता हूं वो सब मनगढ़ंत है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक डॉक्टर होने के नाते इस देश के अलग अलग कोनों में रहा हूं। वहां से मुझे कितनी तरह की घटनाएं सुनने को मिली हैं और वही मैं तुम्हें सुनाता हूं। सच में चाचा, आप जो घटनाएं सुनाते हो वो सुनकर तो किसी को भी डर लग जाएगा। क्यों? पिछली बार शामपुर के उस कुएं वाले पिशाच की कहानी भूल गया? विशाल चाचा बता रहे थे वो किसी भगत राम की जगह पर रहता था। क्या पता वो भी सच हो। विशाल चाचा, आज ना अपनी आंखों से देखी कोई भूत का किस्सा सुनाओ। विशाल चाचा, आपने कभी अपनी आंखों से भूत देखा है? विशाल चाचा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, चलो, आज ये कुछ अलग तरह की घटना सुनाऊंगा। उम्मीद है ये घटना डर के साथ साथ तुम्हारे दिलों को भी छू जाएगी। जब मेरी उम्र बहुत कम थी, मैंने डॉक्टर के रूप में अभी नौकरी शुरू ही की थी। मेरी पोस्टिंग अर्घ्यदीप नाम के एक छोटे से गांव में हुई थी। वो गांव शहर से बहुत दूर था और तब तक वहां बिजली भी सही से नहीं पहुंची थी। मुझे वो जगह बहुत पसंद आ गई थी। वहां के लोग भी मुझे कुछ ही दिनों में अपना बना लिया था। उस दिन गांव के 2 लोग मुझसे मिलने आए थे। उनकी आंखों में चिंता और विनम्रता का अजीब मिश्रण था। हमारा ये गांव आपको कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा है। ये जगह बहुत शांत और सुंदर है। आपका गांव तो कमाल का है। डॉक्टर साहब, आपको यहाँ रहने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत हो या किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। हाँ, नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। अकेला रहता हूं, इसलिए कोई समस्या नहीं है। और मनोज भैया तो हैं ही, खाना वाना सब बना कर दे जाते हैं। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सुनकर बहुत खुशी हुई। पर डॉक्टर साहब, आपसे एक बात कहनी थी। क्या कुछ खास कहना चाहते हो? हाँ, वो तो कहना ही है। दरअसल आप तो गांव के बिल्कुल आखिरी सिरे पर रहते हैं, इसीलिए कह रहा हूं, ये जगह कुछ खास ठीक नहीं है। अंधेरा होने के बाद ज्यादा बाहर मत निकलिएगा और अस्पताल से भी कोशिश कीजिएगा शाम होने से पहले ही लौट आने की। क्यों? ऐसी बात क्यों कह रहे हो आप? आपके क्वार्टर के पीछे जो रास्ता उस जंगल की तरफ जाती है ना, उस रास्ते की बहुत बदनामी है डॉक्टर साहब। बदनामी? बदनामी मतलब? डाकुओं और चोरों का खतरा है डॉक्टर साहब। रात में उस रास्ते पर किसी को अकेला पा गए तो बिल्कुल नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि मार भी डालते हैं। बहुत भयानक बात है। पुलिस कुछ नहीं कर रही? अरे, पुलिस उन्हें ढूंढ पाएगी तब तो कुछ करेगी ना, इसीलिए आप खुद ही सावधान रहिएगा। उस आदमी की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ।
हंसते मुस्कुराते दोनों लोग कुछ ही पलों में बहुत गंभीर हो गए थे। अब समझ में आया क्यों मनोज भैया शाम होने से पहले ही सारा काम निपटा के चला जाता था। उस दिन उन लोगों की बातें सुनने के बाद से मैं बहुत सतर्क हो गया। बहुत ज़रूरी ना होने पर शाम के बाद घर से नहीं निकलता था और अस्पताल से काम निपटाकर शाम से पहले ही घर आ जाता था। उस दिन रात बहुत गहरी थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। दिन भर का काम खत्म करके मैं जल्दी से खा पीकर सो गया था। डॉक्टर साहब सो गए क्या? बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, कृपया एक बार दरवाजा तो खोलिए। अचानक एक आवाज से मेरी गहरी नींद खुल गई। गहरी नींद टूटने से तो थोड़ा गुस्सा ही आया। इतनी रात को मुझे कौन बुला रहा है? मैं जो डॉक्टर हूं, ये जैसे कुछ पलों के लिए भूल ही गया था। अपने काम का ध्यान आते सोचा, इतनी रात को जरूर कोई मुसीबत में पड़कर मेरे पास आया होगा। ये सोचकर ही बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। गांव का ही कोई आदमी होगा शायद, ठीक से पहचान नहीं पाया। तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, क्या आप मेरे साथ अभी थोड़ा मेरे घर चल सकेंगे? इतनी रात को? हाँ डॉक्टर साहब, दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही हैं। ऐसा है क्या? लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर जंगल पार करके उस दूसरे गांव पर है। दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मेरे पिताजी भी बूढ़े हो गए हैं। इतनी रात को इसलिए मैं ही आया हूँ आपको बुलाने। पिताजी तो माँ को छोड़कर आ नहीं सकते। अपनी माँ के प्रति इतनी अच्छी भावना देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी और कुछ नहीं सोचा और अपना डॉक्टरी सामान लेकर तुरंत उसके साथ निकल पड़ा। बाहर निकलकर अंधेरे में थोड़ा चलते ही बारिश के मौसम होने के कारण काफी ठंडक लग रही थी। वो आदमी रास्ता दिखाते हुए मेरे आगे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। अच्छा, तुम्हारा घर क्या बहुत दूर है? बस पास के ही गांव में है डॉक्टर साहब। थोड़ा दूर है पर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनुराग है। कुछ दूर चलने के बाद हम उस जंगल में पहुंच गए। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और बीच के पतले रास्ते से हम दोनों आगे बढ़ रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी और साथ ही अचानक उन दोनों गांव वालों की कही हुई बातें याद आ गईं। अच्छा अनुराग, इस जंगल के रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे घर जाने का? हाँ डॉक्टर साहब, रास्ता तो है पर इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है बोले, क्या तकलीफ हो रही है तुम्हारी माँ को? माँ का सर बहुत दर्द कर रहा है, साथ ही तेज बुखार है। बहुत तकलीफ हो रही है मेरी माँ को। ये समझने में कोई मुश्किल नहीं हुई कि वो आदमी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। थोड़े और आगे बढ़ते ही लगा जैसे दो साए हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। यहाँ तक कि उनकी फुसफुसाहट की आवाज भी सुनाई दी। थोड़ा जल्दी चलो, कोई हमारे पीछे आ रहा है लगता है। मेरी बात सुनकर वो आदमी भी अंधेरे की तरफ एक बार देखकर तेजी से चलने लगा। हम इतनी तेजी से चल रहे थे, पीछे उन दो सायों की रफ्तार भी और बढ़ने लगी। ओए तुम दोनों रुको, बोल रहा हूं जो कुछ भी माल है जल्दी से दे दो, वरना अभी लाश बना दूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, हमें जाने दो। मेरी माँ की तबीयत सच में बहुत खराब है। अरे मर जाए तेरी माँ, हमें क्या? अरे बाप रे, अरे बचाओ रे! अरे बाप रे, अरे बचाओ रे! दो गुंडे ऐसे भागे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे और जान बचाकर भाग रहे थे। अरे ये क्या हुआ? वो गुंडे दोनों ऐसे चिल्लाकर क्यों भागे? वो शायद अपनी गलती समझकर चले गए होंगे। आप अब जल्दी से चलिए डॉक्टर साहब, बहुत देर हो गई। मेरी माँ कैसी है कौन जाने। हाँ चलो चलो। और थोड़ी ही देर में हम अनुराग के घर पहुंच जाते हैं। वो रहा हमारा घर, आप जाइए, मैं यहीं हूँ। तुम नहीं जाओगे अंदर? नहीं नहीं, आप जाइए ना, मैं इधर ही हूँ। घर के अंदर जाकर देखा, एक बुजुर्ग महिला बिस्तर पर लेटी थी। चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था और उनके पास बैठे थे एक बुजुर्ग आदमी। यही होंगे फिर अनुराग के माँ बाप। उन्हें पहली नजर में देखते ही समझ गया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। मेरा परिचय जानकर वो दोनों जैसे खुशी से झूम उठे। इनको तो बहुत तेज बुखार है,
इस हालत में तो अस्पताल ले जाना भी मुमकिन नहीं है। मैं इन्हें एक इंजेक्शन दे देता हूँ। उम्मीद है फिलहाल इससे काम चल जाएगा। आप चिंता ना करें, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुसीबत इतनी बड़ी थी कि मैं उस आदमी के बारे में कहना ही भूल गया। इस रात को अस्पताल ले जाने का समय नहीं है, ये समझकर घर पर ही कुछ करने का सोचा। बुजुर्ग महिला की नब्ज टटोली। वक्त ज़ाया ना करते हुए मैंने इंजेक्शन लगा दिया। आधे घंटे के अंदर ही हालत में सुधार आने लगा। डॉक्टर साहब, आप जो यहाँ आकर कितना उपकार किया हम बता नहीं सकते। आप सचमुच भगवान हैं डॉक्टर साहब। अगर आप आज समय पर नहीं आते तो। और मैं भगवान नहीं हूँ, बल्कि आप इतने भाग्यवान हैं कि अनुराग जैसा इंसान आपका बेटा है। अनुराग? अनुराग आपको बुला लाया अपनी माँ के बारे में सोचकर? वो बुजुर्ग आदमी एक पुरानी ट्रंक से एक तस्वीर निकालकर मेरे सामने लाकर बोला, देखिए तो क्या इसने आपको बुलाया था? तस्वीर देखते ही अनुराग को पहचानने में कोई मुश्किल नहीं हुई। हाँ, ये तो अनुराग है। यही तो गया था मुझे बुलाने। और अनुराग तो बाहर ही खड़ा है। मुझसे कहा अंदर जाने को, बोला मैं बाहर खड़ा हूं। क्या कह रहे हैं? अनुराग, अंदर आओ, अपनी माँ को देख जाओ, वो अब काफी ठीक हैं। कोई जवाब नहीं आया बाहर से। नहीं, वो अब और नहीं दिखेगा। उसका काम जो खत्म हो गया। क्या मतलब? आज से 1 साल पहले की बात है। शहर से काम करके लौटते समय गाड़ी दुर्घटना में मारा गया हमारा बेटा अनुराग। अपनी माँ का बहुत प्यारा था वो। माँ को कोई तकलीफ होती थी तो एकदम पागल जैसा हो जाता था। उनकी तकलीफ में वो आज फिर से आया था। वो सब सुनकर मेरे पास कुछ कहने को शब्द नहीं रहे। तब तक सुबह की पहली किरण फूटने लगी थी। विशाल चाचा ने अपनी कहानी समाप्त की। सच्चे बेटे कभी नहीं मरते, वो मर नहीं सकते। ये थी वो सच्ची घटना जो मेरे साथ उस दिन घटी थी। वही मैंने तुम्हें बताई। विश्वास करना या ना करना ये पूरा तुम लोगों पर छोड़ दिया। पर ये जरूर कहूंगा, हर घर में एक ऐसा बेटा जरूर हो जो अपने माँ बाप के साथ हमेशा रहे। रवि, अनिकेत और प्रणव और कुछ नहीं कह पाए। बस चुपचाप वो अनुराग का चेहरा सोचने की कोशिश करते रहे, जिसके प्यार ने मौत की दीवारों को भी तोड़ दिया था।